अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडलिज़म। हमने फ्यूडलिज़म पढ़ लिया, फ्यूडलिज़म के सिस्टम्स जो उनकी हिरार्की थी, जैसे उनके चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था सिस्टम को। सो अब हम उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सो द फ्यूडलिज़म वाज अ डोमिनेंट एंड कम्प्लेक्स सोशल सिस्टम इन मेडिवल यूरोप। मतलब ये जो फ्यूडलिज़म का सिस्टम था ये डोमिनेंट था, मतलब अपना हुक्म जमाते थे, अपने आप को ऊपर समझते थे, एंड कॉम्प्लेक्स, और थोड़ा सा सोशल जो इनका सिस्टम था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, यानी कि थोड़ा मुश्किल आप समझ लें। तो ये आप पहली लाइन से आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है। फ्यूडलिज्म वाज अ डैश एंड डैश सिस्टम इन मेडिवल यूरोप। तो ये आपको पता हो, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। सो देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन फ्यूडल सोसाइटी, स्पेशली इन मेडिवल फ्रांस एंड जर्मनी। तो वहाँ पे उस टाइम पीरियड में जिस तरह अब हमारे चाइना के साथ दोस्ती है, सऊदी अरब के साथ है, तो वहाँ की भी जो सोसाइटीज़ थी, फ्यूडल सोसाइटीज़ के दूसरे डिफरेंट रिलेशन थे, किन के साथ, मेडिवल फ्रांस के साथ भी और जर्मनी के साथ भी। सो इंग्लैंड में जो फ्यूडलिज़म है वो इवॉल्व इन इट्स ओन वे, अपने तरीके से ये इवॉल्व हुई। डिफरेंट टर्म्स वर कॉइन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट, मतलब हर जो अरेंजमेंट चीज़ें हो रही थी उनके लिए अपना अपना उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। सो हाउ एवर सर्टन फीचर्स वर एट्रीब्यूटेड टू ऑल सोसाइटीज़। तो वहाँ पे जो कुछ फीचर्स थे जो हर सोसाइटीज़ में अपनाए गए, वो कौन से थे, वो नीचे पॉइंट्स में डिस्कस किए गए हैं। अब पहली चीज़ इसमें आपने याद करने वाला एज सच इसमें कुछ भी नहीं है, इससे पहली लाइन जो आप देख लो कि उनका सिस्टम कैसा था फ्यूडलिज़म का मेडिवल यूरोप में, और उनके ताल्लुकात किन किन कंट्रीज से थे, मेडिवल फ्रांस से थे और जर्मनी से थे, और इसमें कुछ नहीं करना। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द किंग रिसीव टैक्सेस। अब जो आम लोग टैक्स पे कर रहे थे वो इसके फ्यूडलिज़म के सिस्टम में इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें वो जो टैक्सेस सारे के सारे किंग के पास जा रहे थे। मिलिट्री एड एंड समटाइम फूड फ्रॉम देयर वेसल्स, और वो जो खाना जो दूसरे लोगों को पहुंचाते थे, गरीब लोगों को देते थे, तो वो सब कुछ ये दे रहे थे और इसके पास आ रहा था, रिसीव सब कुछ किंग रिसीव करता था। सो द पेरेंट इन रिटर्न वर प्रोटेक्टेड बाय द क्रोन। वो जो किसान थे उनको उन सब बदलों में क्या दिया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था क्रोन से, मतलब जो क्रोन है बादशाह उसको प्रोटेक्ट करता था किसानों को अगर वो उनको काम करके देते थे। सो दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन रूल ऑफ गिव एंड टेक। मतलब अब इस पे ये पता चला कि आप हमें कुछ ना कुछ दोगे और आप हमसे कुछ ना कुछ लोगे, मतलब गिव एंड टेक वाला था, अगर मुझे दिया तो मेरे से लिया, तो ये वाला सिस्टम था। अगर किसान उनको कोई चीज़ दे रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोन को, कि अपनी मतलब अपनी फसलें दे रहे हैं, अपनी सब्जियां उगा के दे रहे हैं, तो उसके बदले में जो किंग है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर आपने किसी को कोई चीज़ दी है तो वो भी बदले में आपकी मदद करेगा। सो इस सिस्टम में ये चीज़ थी। तो ये गिव एंड टेक वाला सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है, पिछली दफ़ा भी आया था कि गिव एंड टेक वाला रूल बताएं कि क्या है और क्या सिस्टम चल रहा है फ्यूडल सोसाइटी में था ये, तो ये आप एक्सप्लेन करोगे इसको, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है, लैंड वर नॉट गिवन एट वंस प्लेस टू अवॉइड द थ्रेड ऑफ रिबिलियन। मतलब जो ज़मीनें थी वो एक जगह पे नहीं दी जाती थी ताकि जो बगावत है वो ना हो सके, ख़तरात से अवॉइड किया जा सके। सो लॉयल्टी वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिस्टम। सो फ्यूडल सिस्टम में जो ईमानदारी थी वो बहुत लॉयल थी। जो थर्ड पॉइंट है, ऑल पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम फ्रॉम द क्रोन टू पेयन डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो किंग है, किंग से लेके किसानों तक हर कोई एक ना किसी तरीके से आपस में रिलेशन में है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। सो फोर्थ पॉइंट है, द चर्च वाज आल्सो ग्रांटेड अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। चर्च के पास भी एक बहुत बड़ा पीस का ज़मीन का हिस्सा था, सिंस द चर्च वाज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। जबकि चर्च एक अपना खुद मुख्तार एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसके बावजूद इसको जो है एक ज़मीन का पार्ट दिया जाता था। इट डिड नॉट पे टैक्स टू द किंग। लेकिन ये जो चर्च है ये किंग को टैक्स पे नहीं करता था। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा ना कि किंग जो था सिर्फ जवाबदार था चर्च का, तो अब चर्च उसके सामने नहीं झुक सकता क्योंकि किंग उसके सामने झुक रहा है, तो इसलिए ये टैक्स पे करता ही नहीं था। सो ये थे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले में हमने पढ़ा कि गिव एंड टेक वाला है, अगर किसान बादशाह को देगा तो बादशाह उसके बदले में किसानों को भी कुछ देगा। सेकंड में हमने पढ़ा कि इस सिस्टम में लॉयल्टी थी, ईमानदारी थी, और वो एक जगह पे कोई भी लैंड नहीं था ताकि कोई बगावत ना कर सके, तो इसमें मेन चीज़ लॉयल्टी थी। थर्ड में हमने पढ़ा कि जो फ्यूडल सिस्टम है वो बादशाह किंग से लेके किसानों तक कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। फोर्थ में हमने पढ़ा कि चर्च के पास भी ज़मीनें हैं, एक बड़ा ज़मीन का पार्ट है, जबकि वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और ये टैक्स पे नहीं करता किंग को। सो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि फ्यूडल सोसाइटीज़ या फ्यूडल सिस्टम से आए थे, कि इसमें मेन चीज़ें ये 4 पॉइंट्स थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ फ्यूडलिज़म। अब सोसाइटी फ्यूडलिज़म हमने पढ़ लिया, इसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने पढ़ लिया। अब इसका जो सोसाइटी पे क्या असरअंदाज हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो अब हम स्टडी करते हैं।
सो फ्रॉम 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, 14th सेंचुरी के बाद जो फ्यूडलिज्म बिगन टू वीकन, जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था 14th सेंचुरी के बाद कमज़ोर होना शुरू हो गया, मतलब एक तरह से हम कह लो कि ख़त्म होने की तरफ जाने लगा। अब वजह क्या थी? पहली थी द ब्लैक डेथ प्लेग स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप किलिंग मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 713, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक। मतलब ये सिस्टम ख़त्म होना शुरू हुआ, इसकी पहली वजह ये थी कि वहाँ पे एक जिस तरह हम कहते हैं ना कोरोना वायरस आया था, उन्होंने आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। तो उस टाइम पीरियड पे एक ब्लैक डेथ प्लेग आया था, मतलब प्लेग मतलब एक बीमारी आई थी जो कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को उसने मार दिया था यूरोप में। अब ये ब्लैक डेथ प्लेग है क्या? अब आप ज़रा इस साइड बॉक्स को देखो। सो द ब्लैक डेथ प्लेग वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द मंगोल इन्वेडर, मतलब वो जो मंगोल थे वो इस बीमारी को अपने साथ लेकर आए थे। सो मोस्ट हिस्टोरियन बिलीव दैट इट वाज काज्ड बाय जर्म्स दैट इन्फेक्टेड ब्लैक रैट्स। जो काफ़ी हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि ये जो बीमारी फैली थी, ये एक तो जो जरासीम है वो किसके जरासीम, चूहों के जरासीम से फैली थी ये बीमारी, काले जो ब्लैक रैट्स हैं उससे। सो एंड द डिजीज़ स्प्रेड बाय टू ह्यूमन बाय द फ्लू दैट लिव ऑफ दोज इन्फेक्टेड रैट्स। अगर चूहे बीमार हैं का उस पर जो मक्खियाँ उड़ रही हैं, मक्खियाँ बैठ रही हैं, वही मक्खियाँ जाके इंसानों पे बैठ रही थी और वो जरासीम वहाँ से ट्रांसफ़र होके इंसानों में वो चले गए जरासीम और फिर ये बीमारी फैली। सो बाय द फ्लू दैट लिव ऑफ दीज इन्फेक्टेड रैट्स इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट ड्यू टू पुअर हाइजीन। और उनका ये मानना था, एक तो चलो मक्खियों का उन्होंने एक रीज़न दे दिया, बट दूसरा रीज़न ये दिया था कि ये हाइजीन की वजह से लोग नहाते नहीं थे, पूरा पूरा महीना या हफ्ता अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते थे, तो वो एक गंदगी की वजह से ये बीमारी फैली थी। उनका एक दूसरा रीज़न ये था। सो द डिजीज़ रेपिडली टर्न इनटू एन एपिडेमिक, जिस तरह कोरोना वायरस एक एपिडेमिक बन गया, सो सेम ये जो बीमारी थी ये भी आहिस्ता आहिस्ता एपिडेमिक, क्योंकि बहुत से लोग मरना शुरू हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी इस बीमारी से। वट एवर द ट्रुथ, हमें नहीं पता सच क्या है, चाहे ये चूहों से फैली हो, चाहे ये फिर हाइजीन से फैली हो। सो द काज ऑफ द प्लेग वाज नॉट आइडेंटिफाई, क्योंकि अब तक इसका असल रीज़न आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट जर्म्स एट दैट टाइम। उस टाइम पीरियड में नहीं किया जा सका क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास इतनी नॉलेज ही नहीं थी जरासीम्स को लेके कि जरासीम आए कहाँ से, चाहे वो चूहों से आए या मक्खियों से आए या हाइजीन से आए, उनको नहीं पता था। सो इसलिए इसका एग्जैक्ट रीज़न हमें अभी तक नहीं पता और उनको पता भी नहीं था, वो पता नहीं लगा सके। और इसमें इसीलिए हिस्टोरियन ने दो बातें की हैं, एक चूहे की रैट्स, ब्लैक रैट्स की बात की है कि ये मक्खियों से फैला है, दूसरी उन्होंने बात की है कि हाइजीन से फैला है। सो ये था ब्लैक डेथ प्लेग। और ये आपका साइड बॉक्स से भी आ सकता है, आई थिंक हमने पीछे भी एक साइड बॉक्स छोड़ा है ये वाला, सो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 फील्ड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्यूडलिज्म, मतलब 3 फील्ड सिस्टम बनाए थे फ्यूडलिज्म के पीरियड में। 1 फील्ड वाज प्लांटेड विद वीट, मतलब फील्ड जो फसलें, ठीक है, तो 3 थी। जो पहली फसल थी उस पर वो गंदम उगाते थे, वीट और राई इन ऑटम, और ये कब उगाते थे, ऑटम के महीने में उगाते थे। जो सेकंड फील्ड वाज यूज्ड इन स्प्रिंग, दूसरी पहली ऑटम में लग रही है वीट और राई की, जो दूसरी है वो स्प्रिंग में लग रही है जिसमें पी, बीन्स, लेंटिल्स, कैट्स and barley. Then third field lay fallow. Each year they use was rotated among the 3 field. So ये 3 fields बताइए कि पहली फील्ड में क्या उन्होंने लगाते थे, कौन सी गंदम उगाते थे, सेकंड में क्या उगाते थे, एंड थर्ड में क्या उगाते थे। सो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि हाउ मेनी फील्ड सिस्टम ऑफ द फ्यूडलिज्म ड्यूरिंग द फ्यूडलिज्म सिस्टम, 3 है और कौन कौन फर्स्ट फील्ड में क्या उगाया, सेकंड में क्या उगाया, थर्ड में क्या उगाया। फर्स्ट फील्ड किस सीज़न में आई, ऑटम में आई, सेकंड स्प्रिंग में आई और थर्ड कब आई। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये साइड बॉक्स आपका ये भी हो गया। अब हम अपने बैक टू द टॉपिक दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया कि ये ब्लैक क्या है। अब ब्लैक भी समझ आ गया हमने, क्योंकि इसकी हिस्ट्री पढ़ ली कि ये आया कहाँ से था। इस वजह से सिंस द क्राइसिस काज्ड सिवरल शॉर्टेज ऑफ लेबर, इसी क्राइसिस की वजह से मजदूरों की कमी हो गई थी और जिससे फ्यूडलिज्म कमज़ोर हो गया था। हमने अभी पढ़ा था कि फ्यूडलिज्म में 4 उसके वो हैं, हिरार्की हैं, किंग, नोबल्स, नाइट एंड किसान। सो अगर मज़दूर ख़त्म हो जाएंगे, किसान ख़त्म हो जाएंगे, तो फ्यूडलिज्म को सपोर्ट कौन करेगा? कहीं ना कहीं मज़दूर सबसे इम्पॉर्टेंट तबका था इस सिस्टम का। सो जब यही ख़त्म हो गया तो ऊपर वाले सिस्टम काम ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि शॉर्टेज ऑफ लेबर, इससे क्या हुआ कि फ्यूडलिज्म का सिस्टम जो था वो कमज़ोर हो गया था। सो द ग्रोइंग पावर ऑफ मोनार्की जो एंड नोबेलिटी लेड टू रिबिलियन बाय द पेजेंट, मतलब क्या था, जो अब ये मोनार्की का जो पावर इनके बढ़ती जा रही थी फ्यूडलिज्म के सिस्टम में, तो यहाँ पे किसान बगावत शुरू हो गई, किसकी तरफ से, किसानों की तरफ से। एंड एज दे वांटेड टू लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम द चेन ऑफ फ्यूडलिज्म, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने आप को ये फ्यूडलिज्म की
चेन से अलग कर लें जो किसान थे। तो इसीलिए उन्होंने अब इस मोनार्की के सिस्टम के साथ बगावत शुरू कर दी थी किसानों ने, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी के एंड पे कॉमर्स इवॉल्व एंड कॉइन मनी वाज इस्टेब्लिश। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ये सिक्के बनाना शुरू कर दिए, पैसा बनाना शुरू कर दिया। हेंस स्पेसिफिक लोकल लॉर्ड कुड पे मनी इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग मिलिट्री सर्विसेज फॉर द किंग। तो जो आम लॉर्ड थे, लॉर्ड हमने पीछे नाइट पढ़ा है ना, नाइट को लॉर्ड कहते हैं। सो वो जो लॉर्ड थे, लोकल लॉर्ड्स थे, वो पैसे देना शुरू हो गए थे, जबकि वो एज आ मिलिट्री पर्सन किंग के लिए काम करना उन्होंने छोड़ दिया था। तो अब बादशाह जब अकेला हो गया, जब किसान भी अलग हो गए, लॉर्ड भी अलग हो गए, तो पीछे सिस्टम में कुछ बचा ही नहीं था। तो इस वजह से ये सिस्टम जो था ख़त्म होने की तरफ जा रहा था। सो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ फ्लोरिश्ड एंड द पेयन मूव टू टाउन वेयर दे वर फ्री टू मेक अ लिविंग ऑफ देयर ओन चॉइस। फिर वहाँ पे शुरू हुई तिजारत, एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे किसान ने बगावत तो कर दी कि हमने अब फ्यूडलिज्म की चेन से अलग रहना है, तो वो जो किसान थे वो अब शहरों की तरफ मूव करना शुरू हो गए, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो गए, ताकि हम आज़ादी से अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें। वहाँ पे वो बाउंड थे। हमारे पास दो तरह के किसान हमने पढ़े थे, एक फ्री था और एक बाउंड था। तो वो दोनों उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया कि किसने बगावत की, बट किसानों ने बगावत की और उन्होंने कहा कि हम अब आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं। तो द नोबल बिकेम वीकर। इसकी वजह से क्या हुआ, जो नोबल्स थे वो कमज़ोर हो गए। देयर लैंड एंड पावर वाज लॉस्ट। तो जो उनकी ज़मीनें थी, उनका जो पैसा, पावर, जो कुछ भी था वो ख़त्म हो गया। सोल्जर्स वर पेड वेजेस एंड अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश। तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी फिर वो बनी, और उससे ये सिस्टम जो था ये एक तरह से ख़त्म हो गया था। तो ये रीज़न्स थे कि फ्यूडलिज्म का इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या पड़ा था और कैसे ये सिस्टम जो है नीचे की तरफ गया या ख़त्म होने की तरफ गया। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बाइजेंटाइन एम्पायर। अब बाइजेंटाइन वाज अ फॉर्मर ग्रीक टाउन इन द ईस्ट विद एन इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। मतलब ये एक ग्रीक टाउन है और ये जियोग्राफिकल लोकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बाइजेंटाइन एम्पायर। दिस इज़, ये सारी साइड आपकी जो ग्रीन है ये बाइजेंटाइन है। तो ये ईस्टर्न एम्पायर, ये वेस्टर्न एम्पायर रोम का। और हमने पढ़ा था ना रोम के वेस्टर्न और ईस्टर्न, तो वेस्टर्न पार्ट को ख़त्म कर दिया गया था और ये ख़त्म हो गया था। तो ये भी वहाँ उसी से लिंक करेगा। तो अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़े, पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं तो आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। सो इट वाज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द बॉस्फोरस। ये जो ब्लैक सी एंड द मेडिटेरियन सी, ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर है ये कहाँ लोकेट करता है, बॉस्फोरस के मिडल में, ब्लैक सी के मिडल में एंड द मेडिटेरियन सी के मिडल में। यहाँ से आपकी एक फिल इन द ब्लैंक्स निकल सकती है कि बाइजेंटाइन एक तो कौन सा टाउन है, ग्रीक टाउन है। दूसरा ये कहाँ लोकेट करता है, बॉस्फोरस के मिडल में, ब्लैक सी के, मेडिटेरियन सी के मिडल में। सो ऑल द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट पास थ्रू इट एंड द शिप दैट यूज टू एंकर देयर पेड हैवी टैक्सेस। ये क्योंकि बिल्कुल मिड में है तो यहाँ से हर कश्ती, चाहे वो ट्रेडिंग का यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, जो जितने भी ट्रेडिंग के रास्ते हैं वो ये क्योंकि मिडल में है तो यहाँ से होके गुजरते थे। तो अगर गलती से किसी भी कश्ती ने इनकी इस जगह पे अपनी कश्ती रोक ली, अपना वहाँ पे स्टॉप किया, तो उनको बहुत हैवी टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये था बाइजेंटाइन का थोड़ा सा बैकग्राउंड कि ये ग्रीक टाउन है, ये मिडल है बिल्कुल बॉस्फोरस, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी के बीच में, क्योंकि सारी कश्तियाँ यहाँ से ही बिल्कुल मिड में है तो सारी कश्तियाँ यहाँ से होकर गुजरती हैं। इन केस अगर किसी कश्ती ने यहाँ पे स्टॉप कर लिया तो उसको हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे। सो इससे आगे है कॉन्स्टेंटाइन रिबिल्ट बाइजेंटिनियम एंड फोर्टिफाइड इट विद डिफेंसिव वॉल एंड टावर। ही रीनेम द सिटी कॉन्स्टेंटाइनोपल। मतलब उन्होंने बाइजेंटाइन का नाम क्या था पहले, कॉन्स्टेंटाइन, तो उसका नाम चेंज करके उन्होंने बाइजेंटाइन रखा था। सो द बाइजेंटिनियम एम्पायर लास्टेड फॉर अ मिलीनियम आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर। मतलब ये बाइजेंटाइन एम्पायर जो थी काफ़ी टाइम बाद रही, जब हमारी वेस्टर्न रोमन एम्पायर ख़त्म हुई थी ना, उसके बाद ये तब तक रही थी, उसके बाद काफ़ी टाइम अरसा ये रही है। इन द 5th सेंचुरी इट वाज रूल्ड बाय द डिफरेंट रूलर हु टर्न इट इनटू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन यूरोप एंड विद अ रिच कल्चर। इसमें काफ़ी ज़्यादा रूलर्स ने हुकूमत की और उन्होंने इसको बहुत पावरफुल एम्पायर और अमीर रिच कल्चर इसका बना दिया था। तो इसमें आपने बस ये याद रखना है कि बाइजेंटाइनियम का नाम पुराना क्या था, कॉन्स्टेंटाइनोपल, और उसको चेंज कर दिया गया बाइजेंटाइन में। और
उसका बैकग्राउंड याद रखना, और एज सच इसमें कुछ भी नहीं है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर है इसका अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ कैसा रिलेशन था। सो एज़ द बाइजेंटाइन एम्पायर वाज लोकेटेड ऑन द मेन सी ट्रेड रूट, हमने अभी बैकग्राउंड पढ़ा था कि ये बिल्कुल मिड में है जहाँ से सारे रास्ते गुजरते हैं। सो इट हैड अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाई विद अदर कंट्रीज़, तो इसलिए हर कंट्री से इसका एक अच्छा रिलेशन था, स्ट्रॉन्ग था। जबकि द एम्पायर आल्सो फेस अटैक एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डिफरेंट इन्वेडर्स ड्यू टू इट्स प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक तो इसके पास एक तो अमीर बहुत थे और पावरफुल था, तो दूसरे जो ममालिक थे वो इन पे अटैक करते थे, इन्वेडर्स जो थे हमला करते थे, क्योंकि इनकी प्रॉस्पेरिटी, इनकी सक्सेस देख के और इनका पैसा देख के कि हम इस पे कब्ज़ा कर लें तो ये सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा। सो द बाइजेंटाइन एम्पायर पास्ड थ्रू डिफरेंट पीरियड ऑफ लॉसेस एंड गेन, ये कभी इन्होंने लूज़ भी किया, कभी गेन भी किया, बट ड्यूरिंग द अर्ली मुस्लिम्स कॉन्क्वेस्ट इट लॉस्ट इजिप्ट एंड सीरिया। तो जब मुसलमानों ने फ़तह करना चीज़ों को कंट्रीज़ को शुरू किया तो इन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर ने इजिप्ट और सीरिया को खो दिया, और फिर वो मुसलमानों के हाथों आ गए, मतलब मुसलमानों के पास आ गए थे। सो कॉन्स्टेंटाइन वाज द फर्स्ट रोमन इम्पीरियर टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड गिव इट टू लीगल स्टेटस। ये पहली वो इम्पीरियर थी, वो सल्तनत थी जिसने क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट कर दिया, एक लोकल लीगल स्टेटस दे दिया। 380 में क्रिश्चियनिटी वाज डिक्लेयर्ड द स्टेट रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर बाय इम्पीरियर थियोडोसियस I। इस बंदे ने जो वहाँ पे जो रिलीजन था, मज़हब था, वो करार दे दिया क्रिश्चियनिटी को। अब अगर आप अमेरिका जाओ, अभी भी बाहर के ममालिक में जाओ, तो ज़्यादातर हमें कल्चर नज़र आता है क्रिश्चियनिटी का, तो तब फिर ये इस बंदे ने क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का रिलीजन करार दे दिया था। सो द चर्च ऑफ द बाइशॉप ऑफ रोम कंटिन्यू टू गेट अनलिमिटेड पावर। जो चर्च था, चर्च के पास अगेन बहुत ज़्यादा पावर थी, इवन मोर दैन द इम्पीरियर बादशाह से ज़्यादा। सो 1000 CE में सो द रोमन कैथोलिक चर्च हैड बिकेम द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन। सो 1000 में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके पास अनलिमिटेड पावर थी, इतनी पावर थी कि बादशाह भी उनके सामने झुकता था, तो वो था चर्च, कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च के पास इंतहाई ज़्यादा जो थी पावर थी, इस वजह से सारे उसके सामने झुकते थे। सो द चर्च, अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, चर्च क्या रोल क्या रहा है सोसाइटी के लिए। सो द चर्च प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिफाइनिंग द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ द टाइम। ये उस टाइम पे सोसाइटी को भी डिफाइन करता था और पॉलिटिक्स को भी इसने डिफाइन किया। सो द चर्च सर्व्ड टू गिव पीपल स्पिरिचुअल गाइडेंस, जिस तरह हम मजहबी तालीम देते हैं, सो जो चर्च था ये लोगों को मजहबी तालीम प्रोवाइड करता था। तो टीचिंग ऑफ द चर्च वर अ सर्टेनिटी और टू द पीपल ऑफ द मिडल एज, देयर वर नो रूम ऑफ फॉर डाउट। वहाँ के लोगों का ये था कि उनके दिमाग में कोई भी शक, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एंड क्वेश्चंस वर नॉट टॉलरेटेड, और वो क्वेश्चंस को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। अगर उस टाइम पे जो चर्च था ना, अगर मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं वो क्वेश्चन उनसे पूछूं, अगर तो मैंने हिम्मत कर दी, किसी ना किसी तरीके से उनके दिमाग में मेरी बात चली गई, तो मुझे सरेआम फांसी दे दी जाएगी। ये वहाँ पे सिस्टम था, मतलब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि चर्च के सामने बोल सकता, तो इतनी पावर थी चर्च के पास। सो द कॉमन पीपल, द पोप वर मोर पावरफुल दैन अ किंग। द पोप जो था वो बहुत पावरफुल था, किंग से भी ज़्यादा। एंड द कॉमन पीपल रिफ्यूज़ टू पे टैक्सेस, वर रिलक्टेड टू जॉइन द आर्मी। जो लोग रिफ्यूज़ कर देते थे कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, तो उनको मना कर दिया जाता था कि तुम लोग आर्मी को ज्वाइन नहीं करोगे, जिसके नतीजे में ये जो एम्पायर थी, जो भी सल्तनत थी, वो कमज़ोर हो जाती थी। तो ये था आपका बैकग्राउंड थोड़ा बाइजेंटाइन एम्पायर का, कैसे उसके रिलेशन रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ, दूसरे ममालिक उन पर हमला करना क्यों चाहते थे, और इसका पुराना नाम क्या था, और ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। सो अपने टॉपिक जो पोप है इसका, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।